अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हमज़ा अब्दुल सत्तार, पार्टनर ऑफ एचएम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न फाइलिंग के ऑनलाइन कोर्स में। अच्छा दोस्तों, अब तक जो हमारी जो डिस्कशन रही है, उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट जो है वो हमसे पहले टैक्सेस लेती क्यों हैं? गवर्नमेंट किस वजह से टैक्स चार्ज करती है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? और अगर आपने आज एनटीएन बनाना है, तो किस तरह आप एनटीएन में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं? अगर आप पहले से एनटीएन रजिस्टर्ड हैं और काफ़ी टाइम से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे, तो आप अपने आप को किस तरह जो है अपने एनटीएन को एक्टिव कर सकते हैं, किस तरह दोबारा उसको आईरिस पे एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारी डिस्कशन रही थी, अगर अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो कौन-कौन से बेनिफिट्स आपके टैक्सेबल होंगे और आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी। उसके बाद फिर हमने जो है वो बिज़नेस इंडिविजुअल को कवर किया था कि बिज़नेस इंडिविजुअल अपना रिटर्न किस तरह फाइल कर सकता है। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे उसके अलावा जो अदर सोर्सेज़ ऑफ इनकम होती हैं और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को। यानी कि अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसकी ये कोई प्रॉपर्टी है जो उसने रेंट पे दी हुई है, या बिज़नेस इंडिविजुअल है, जो साथ में उसकी प्रॉपर्टी जिसने रेंट पे दी हुई है, तो वो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी किस तरह कैलकुलेट होगी। और अगर इनकम फ्रॉम जैसे अदर सोर्सेज़ ऑफ इनकम है, शेयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है, शेयर से आपको डिविडेंड मिल रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है आपको शेयर्स की ट्रेडिंग में, जो कि खैर आजकल के दौर में बहुत कम लोगों को हो रहा है, कि स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे है। लेकिन अगर जिन लोगों को शेयर्स की ट्रेडिंग में कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उसके अलावा जो किसी ने अगर बैंक में अपने पैसे रखे हुए हैं और सेविंग अकाउंट में, और उसको उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है बैंक डिपॉज़िट के ऊपर, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, टैक्स कैलकुलेशन, उसको भी आज हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी रेंटल इनकम को। अगर किसी बंदे ने जो है अपनी शॉप है या कोई प्रॉपर्टी है, वो रेंट पे दी हुई है। अच्छा, अमूमन होता क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और अगर आपने रेंट पे कंपनी इसको दी हुई है, तो कंपनी क्या कर रही होती है कि रेंट का जो एक अपना सेपरेट ब्लॉक, रेंट जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसकी अलग टैक्सेबिलिटी होती है। देखिए, एक तो मैं आपको समझा दूँ टैक्स में होता क्या है, कि एक तो होती है मेरी नॉर्मल टैक्स इनकम, ठीक है, जिसको हम एनटीआर बोलते हैं। एक होती है एफटीआर इनकम, जो फुल एंड फाइनल टैक्स लगता है। अच्छा, जो रेंटल इनकम है, वो मेरी यूजुअली कवर हो रही होती है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। अच्छा, इसके जो टैक्स रेट हैं, वो भी जो है इंड मेरी नॉर्मल इनकम से बिल्कुल अलग हैं। देखिए, हम एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये मेरे इंडिविजुअल के टैक्स रेट हैं। ये सैलरीड इंडिविजुअल के हैं, जिसमें 6 लाख तक साल का कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद टैक्सेबिलिटी है, ठीक है? इसी तरह नॉर्मल इनकम अगर मेरी 4 लाख तक है, तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, 4 से 6 लाख है, तो ये टैक्सेबिलिटी है। अच्छा, लेकिन जो प्रॉपर्टी इनकम है, उसका देखेंगे अलग ही स्लैब है। ये देखें, ये प्रॉपर्टी इनकम का स्लैब है। प्रॉपर्टी इनकम में 2 लाख रुपए तक अगर मेरी रेंटल इनकम है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। 2 लाख रुपए के बाद से मेरी प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। आप देखेंगे 2 लाख से 6 लाख का स्लैब है। अगर मेरी रेंटल इनकम 2 लाख से और 6 लाख के बीच में है, तो 5% जो मेरी रेंटल इनकम है वो टैक्सेबल होगी। यानी कि अगर किसी की रेंटल इनकम 6 लाख है, तो पहली 2 लाख एग्ज़ेम्प्ट होगी और बाकी जो 4 लाख बचेगी, 4 लाख पे 5% वो उसके ऊपर 20,000 रुपए टैक्स दे रहा होगा। तो यूजुअली होता ये है कि अगर आपने किसी को कंपनी को दी हुई है अपनी प्रॉपर्टी, शॉप हो, ऑफिस हो या हाउस हो, अगर आपने कंपनी को दी हुई है, तो कंपनी आपको टैक्स खुद ही काट के आपको नेट इनकम दे रही होती है। यानी कि अगर मैंने किसी कंपनी को अपनी शॉप दी हुई है रेंट के ऊपर, और उसकी एनुअल इनकम जो है साल की, वो 6 लाख रुपए है, तो मुझे जो रेंटल इनकम 6 लाख रुपए है, तो कंपनी उसके ऊपर मुझे टैक्स काट के 20,000 रुपए टैक्स काट के टोटल मुझे जो पूरे साल में पेमेंट करेगी, वो करेगी 5,80,000। 20,000 उसमें से टैक्स मेरा कंपनी खुद ही काट लेगी। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो फुल एंड फाइनल टैक्स भी हो गया मेरा। अच्छा, और देखिए, जो रेंटल इनकम होती है, हमने सैलरी को उसमें डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, जो हमारी सैलरी से रिलेटेड जो वीडियो थी, उसमें कि सैलरी जो है वो चार्ज होती है रिसीप्ट बेसिस पे। जब आपको सैलरी मिलेगी, जब चार्ज होगी। अच्छा, रेंटल इनकम के केस में ऐसा नहीं है। रेंटल इनकम ये है कि रेंटल इनकम जब एक्रू हो जाएगी, जब चार्ज होगी। तो क्या यूजुअली कंपनीज जो होती हैं, अगर आपने कंपनी को कोई प्रॉपर्टी या शॉप रेंट पे दी है, तो वो कभी-कभी पेमेंट डिले भी कर रही होती है, लेट भी कर रही होती है। लेकिन चाहे आपको पेमेंट जून 30 जून पर मिल गई है, टैक्स ईयर में मिल गई है, फिस्कल ईयर में मिल गई है या नहीं, आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो एक्यूरल बेसिस पे देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी रेंटल इनकम 6 मंथ में अगर आपको कंपनी पेमेंट कर रही है, हर 6 महीने में 3 लाख रुपए आपको दे रही है। पहली उन्होंने इंस्टॉलमेंट आपको दे दी जनवरी में,
और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो टैक्स ईयर 2020 की ही रेंटल इनकम है, लेकिन वो आपको दी है जुलाई 2020 में। 10 जुलाई 2020 को आपको कंपनी ने पेमेंट की, तो 30 जून 2020 को आपको पेमेंट तो नहीं मिली, लेकिन उसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो चूंकि एक्रूअल बेसिस पे है, तो इसलिए आपको पूरी 6 लाख रुपए वो आपकी रेंटल इनकम इस साल में लेनी पड़ेगी। अच्छा, इंडिविजुअल की और एओपी यानी जो पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह होती हैं, उन्होंने अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो उसकी कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है, और अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी दी हुई है तो कंपनी की रेंटल इनकम की टैक्सेशन का क्राइटेरिया अलग होता है। अगर कोई इंडिविजुअल है और एओपी है, अगर उन्होंने कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंटल इनकम के लिए दी हुई है, और अगर वो रेंटल इनकम साल की 4 मिलियन से कम है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा महीने का 3.4 लाख कुछ, अगर इससे कम है तो अगर आपकी एनुअल 4 मिलियन से कम है तो आपको उसके अगेंस्ट कोई भी जो है वो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे, और ये आपकी सारी वो होगी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में टैक्सेबल होगी। ये जिसका सेपरेट एक स्लैब में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इस स्लैब के अगेंस्ट ये टैक्सेबल होगी। और अगर आपकी रेंटल इनकम ये देखिए 4 मिलियन है, तो आपको 6,10,000 रुपए टोटल साल का जो टैक्स बन रहा है वो देना पड़ेगा। देखें, पहले जो 2 मिलियन तक है वो आपने टैक्स दे दिया 2,10,000 रुपए, और 2 मिलियन से 4 मिलियन जो ये 2 मिलियन है इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% के हिसाब से, यानी कि 2 मिलियन का आपने 20% निकाल लिया, और फिर इसको ये बन गया 4 लाख रुपए, और इस 4 लाख रुपए को फिर आपने ये 2,10,000 जो पिछला स्लैब था वो ऐड कर लिया, तो टोटल आपका रेंट इनकम के ऊपर टैक्स बन गया 6,10,000 रुपए। ये आपका 4 मिलियन की रेंट इनकम के ऊपर बन गया। लेकिन अगर आपकी रेंटल इनकम 4 मिलियन से ज्यादा है, आपकी साल की एनुअल रेंटल इनकम, मैं फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक, अगर आपकी रेंटल इनकम 4 मिलियन से ज्यादा है, तो फिर आप इसको नॉर्मल इनकम का भी पार्ट बना सकते हैं और उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको नुकसान ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर जो स्लैब है ये है 4 मिलियन का 20% का, 20% के स्लैब में आप फॉल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पहले से नॉर्मल इनकम है और वो नॉर्मल इनकम ज़्यादा है, तो फिर आप जो है, अगर आप उसको नॉर्मल इनकम का पार्ट बनाते हैं और अगर आप इस स्लैब में आ जाते हैं, देखिए नॉर्मल इनकम का जो स्लैब है ये 3 मिलियन से ऊपर है 25% वाला, अगर आप इस स्लैब में आ जाते हैं तो आपको नुकसान होगा। तो ये टैक्स वालों ने आपको बेनिफिट दिया है, अगर आप इसकी कैलकुलेशन दोनों तरीकों से करके देख सकते हैं। और अगर आपको उस सूरत में फायदा हो रहा है कि अगर आप इसको नॉर्मल इनकम ले लें, इसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लें और नेट इनकम के ऊपर टैक्स दे दें, तो आप ऐसे कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंसेस नहीं है और आपकी नॉर्मल इनकम अलग से भी है, यानी बिजनेस इनकम है कोई, उसका ये पार्ट बन रही है रेंटल इनकम, और अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो आपका स्लैब ज्यादा बंद, हाई स्लैब में आप फॉल कर रहे हैं और आपका टैक्स 20% ज्यादा लग रहा है, तो फिर बेहतर होगा कि आप इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ही कंसिडर कर लें, और इसके ऊपर अलग से जो 4 मिलियन के ऊपर टैक्स बन रहा है, 6,10,000, ये 4 मिलियन से अगर कुछ ऊपर है तो वो जो टैक्स जो भी बनेगा 6,10,000 के ऊपर, उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम करके अलग से टैक्स दें। अच्छा, जो कंपनीज होती हैं उनको एक्सपेंसेस अलाउड हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है कि ये 4 मिलियन हो से नीचे हो या 4 मिलियन से ऊपर। कंपनी को इसमें फिजिबिलिटी दी गई है कि कंपनी की अपनी चॉइस है, कंपनी के लिए खैर कोई चॉइस नहीं है, कंपनी जो है एक्सपेंसेस को उसके डिडक्ट करेगी और फिर नेट इनकम को अपनी इनकम का पार्ट बनाएगी। लेकिन इंडिविजुअल है और एओपी है, अगर उनकी रेंटल इनकम 4 मिलियन से कम है तो वो तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ही है, आपको जो उनके अलग से टैक्स रेट्स दिए हुए हैं उसी के हिसाब से टैक्स देना है। अगर इंडिविजुअल और एओपी की रेंटल इनकम 4 मिलियन से ऊपर है, साल की 4 मिलियन से ऊपर है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 की। अगर 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक की आपकी रेंटल इनकम टोटल, रिसिप्ट नहीं, रिसिप्ट एक्रूअल की बात कर रहा हूँ, अगर ये 4 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर आप इसको नॉर्मल इनकम का पार्ट बना सकते हैं। इसके अगेंस्ट आपको एक्सपेंसेस भी अलाउड होंगे। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ काम करवाया है या आपने ब्रोकर को जो फीस दी है इस रेंटल इनकम के अगेंस्ट टेनेंट ढूंढने में, तो वो सब आपको फिर एज एक्सपेंस अलाउड होंगी, और जो नेट रेंटल इनकम होगी आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे होंगे। लेकिन उसके लिए सूरत यही है कि आपकी रेंटल इनकम एनुअल 4 मिलियन से ऊपर हो। अच्छा, अगर मैं रेंटल इनकम अर्न कर रहा हूँ एज अ इंडिविजुअल, अगर मेरी रेंटल इनकम है तो उस पर मेरी क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल होंगी, उसमें एक तो जो मुझे रेंट आ रहा होगा वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट जो है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, जो साल में मैं ले रहा हूँ पर मंथ क्लाइंट टेनेंट से अपने चार्ज कर रहा हूँ। अच्छा, किसी ने मुझे जो है वो डिपॉजिट दिया और वो 3 महीने का एडवांस रेंट दिया
और जो है वो फिर प्रॉपर्टी पे आ नहीं सका, और जो है उसको कोई या तो कोई दूसरी जगह मिल गई या उसका ज़हन चेंज हो गया, और मैंने वो जो डिपॉज़िट मिला था वो मैंने उसका अपने पास ही रख लिया और एग्रीमेंट कैंसल कर दिया। वो उसको बोलते हैं फॉरफिट डिपॉज़िट। अगर कोई फॉरफिट डिपॉज़िट भी आपने रेंट की मद में लिया है और आपके बैंक अकाउंट के अंदर गया है, तो वो जो फॉरफिट डिपॉज़िट है वो भी आपका साल का रेंटल इनकम का पार्ट बनेगा, और वो भी पूरा का पूरा रेंटल इनकम ही शुमार होगा, और उसके ऊपर आपको रेंट के साथ जो रेंट आपको मिल गया और जो डिपॉज़िट फॉरफिट हो गया, दोनों को ऐड करके जो रेंट इनकम बनेगी उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ये रेंट इनकम जो है ये आईरिस के अंदर किस जगह आती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अलग हेड बना हुआ है, उसमें आती है। और अगर आप इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले हेड में डालेंगे तो पोर्टल उस हिसाब से खुद ही इसकी अलग से रेंट इनकम की कैलकुलेशन कर रहा होगा। अच्छा, अब ये मैंने पोर्टल खोल लिया, जिसमें हम यहाँ देखेंगे कि प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल इनकम किधर रिकॉर्ड होती है आईरिस के पोर्टल के अंदर, और ये इसके ऊपर किस तरह पोर्टल टैक्स कैलकुलेट करता है। ये आप देखेंगे, मैं अगर यहाँ शुरू में आऊँगा डेटा के अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे सैलरी के नीचे एक अलग से टैब खुला हुआ है प्रॉपर्टी का। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी में गया, यहाँ जिसने दे दिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अलग से टैब खुला हुआ है सैलरी के बिल्कुल नीचे। ठीक है, उसमें जैसे कि हमने बात की थी रेंट रिसीव और रिसीवल यहाँ आएगा। ठीक है, अच्छा वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, वो भी मेरा हर साल 10% टैक्सेबल होगा, तो यहाँ मैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिख दूंगा, और फॉरफिट डिपॉजिट ये जो हमारा डिस्कशन हो गया, ये तीनों में ऐड कर दूंगा। ठीक है, हम ये दिखा लेंगे। देखिए, मैं जैसे ही इसको 3.5 मिलियन लिखूंगा, या मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाके 3.5 मिलियन लिखा, इसने इसको अमाउंट खुद ही सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स के अंदर डाल दिया, इसको नॉर्मल टैक्स में लेकर ही नहीं गया वो। देखा ना, ये खुद ही पोर्टल ने इसको, मैंने जैसे ही कैलकुलेट दबाया, पोर्टल ने इसको ये यहाँ पर कर दिया फॉरवर्ड डिपॉजिट। ये समझ आ गया मेरा 5 लाख है। तो ये देखें, ये मेरी हो गई टोटल रेंटल इनकम हो गई 4 मिलियन। ठीक है, 3.5 मिलियन मेरा रेंट रिसीव है, रिसीव्ड है या रिसीवेबल, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ रेंट रिसीव लिखा हुआ है या रिसीवेबल, इस वजह से रिसीवेबल, क्योंकि मैंने भी इससे पहले बताया कि रेंट जो है वो एक्यूरेट बेसिस पर टैक्सेबल होता है। तो जो मुझे रेंट इस साल मिल गया और जो मैं रिसीव करने वाला हूँ, पूरा का पूरा मैंने यहाँ इनकम में डाल दिया। ये फॉरफिट डिपॉजिट हो गया। टोटल जब मैंने सबको ऐड कर दिया तो मेरी टोटल रेंटल इनकम जो बन गई वो बन गई 4 मिलियन। ठीक है, अब इसकी टैक्सेबिलिटी देख लेते हैं पोर्टल पे। जब भी आपने देखना है कि आपका इससे रिलेटेड टैक्स कितना बनता है, आप कंप्यूटेशन में चले जाएंगे। यहाँ पोर्टल में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडजस्टेबल टैक्स में जो मेरे टैक्सेस कट चुके होंगे वो सारे के सारे एडजस्टेबल टैक्स में आ जाएंगे। मैं अगर नॉन फाइनल और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की है तो 50,000 के ऊपर जो मेरा बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स कटा होगा वो, और एयर टिकट्स पे कटा है वो, सेल फोन के ऊपर कटा है वो, यहाँ पहले से कुछ आ भी रहे हैं उनको देख लेते हैं। सैलरी पे मेरा अगर किसी कंपनी ने काटा है वो यहाँ आ रहा है, ये देखें कैश विड्रॉल पे जो कटा है वो यहाँ आ रहा है एडजस्टेबल, ये सारे मेरे एडजस्टेबल टैक्स के अंदर। सेल फोन बिल का यहाँ आ रहा है, अच्छा इंटरनेट बिल स्ट्रॉन्ग फाइबर का ये देखें ये भी आ रहा है, ये सारे मेरे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो कैश के अलावा हैं यानी चेक्स वगैरह पे, उनका यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये मैं अपनी प्रॉपर्टी इनकम से भी एडजस्ट करवा सकता हूँ। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है जिसके ऊपर मेरा कंपनी ने टैक्स नहीं काटा है और मुझे खुद टैक्स पे करना है, तो मैं इसको ये वाला टैक्स अपनी प्रॉपर्टी इनकम से भी एडजस्ट करवा सकता हूँ। ये भागा कंप्यूटेशन पे, ये देखें ये मेरी आ गई। इसको भी हटा दूं। ये देखिए, ये मेरी रेंटल इनकम आ गई 4 मिलियन, उसके ऊपर उसने टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया 6,20,000। ये जो पोर्टल ने खुद ही टैक्स निकाल दिया, उसमें से जो मैंने टैक्स दिखाया है मेरा एडवांस इनकम टैक्स में, ये मेरा कट चुका है, उसको उसने एडजस्ट कर दिया कितना मेरे टैक्सेस कट चुके हैं और नेट ये टैक्स मुझे देना है। देखें ये जो फिगर आ रही है 26,200 की, उसमें से 60,200 मैंने यहाँ दिखाया हुआ, और ये मैंने इसको हटा ही देते हैं।
अब ये देखें, अब मैं आ गया इस कंपटीशन के अंदर, सॉरी वो प्रॉफिट ऑन डेट उसमें ऐड हो गया था। ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई 4 मिलियन। अगर मुझे इसकी टैक्सेबिलिटी चेक करनी है, देखिए पोर्टल ने कितना टैक्स निकाल दिया, 6,10,000 पोर्टल ने इसके ऊपर पहले टैक्स निकाल दिया। अच्छा, अब हम इसको अपने कार्ड से चेक कर लेते हैं जिससे हम डिस्कस कर रहे थे। पोर्टल का फायदा ये कि पोर्टल खुद ही जो है वो सारे टैक्सेस को कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है। ये देखें, जब मेरा रेंट 4 मिलियन तक होगा तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या बनती है, ₹6,10,000। यही सेम पोर्टल ने निकाला। ये देखें 6,10,000। उसके अगेंस्ट जो मेरे टैक्सेस पहले से मैं कह रहा हूँ कटे हुए हैं वो पोर्टल ने एडजस्ट कर दिया 16,200। ये आपको चेक करने हो कि कौन से टैक्सेस हैं, यहाँ पर एडजस्टेबल टैक्स में जा सकते हैं। देखिए इसका टोटल यहाँ पर बन रहा है, जो मेरे टैक्स कट चुके हैं चाहे वो सैलरी पे हो, जिस भी मद में कटे हैं मेरे, वो यहाँ आ रहे हैं टोटल 16,200। सैलरी का भी हटा ही देते हैं, हम समझते हैं कि हमारी सिर्फ रेंटल इनकम है, चलिए मर्ज नहीं करते हैं। ये आ गए मेरे 14,200 मेरा टैक्स कटा हुआ है। ठीक है, टोटल मुझे टैक्सेस देने हैं गवर्नमेंट को 6,10,000। 14,200 मेरे मुख्तलिफ जगहों पे कट चुके हैं, चाहे वो सेल फोन के बिल पे हो, नेट पे हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे हो। नेट मुझे ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है 5,95,800। इसका मैं चालान बना के गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अच्छा, अगर मेरी हम तस्वर कर लेते हैं कि मेरी रेंटल इनकम है 6 लाख रुपए। ये आप पोर्टल पे खुद सब करके देख सकते हैं अपने पास, अपना रिटर्न खोल के एनटीएन बनाने के बाद ड्राफ्ट रिटर्न खोल के आपको अगर कोई भी टैक्स रेट चेक करना है तो आप ये पोर्टल पे कर सकते हैं। पोर्टल बिल्कुल सही कैलकुलेट करेगा टैक्स आपका। अब मैंने अपनी रेंटल इनकम कर दी 6 लाख रुपए। पहले हम स्लैब में चेक कर लेते हैं। देखिए पहली 2 लाख रुपए के ऊपर मेरा कोई टैक्स नहीं है। 2 लाख से 6 लाख रुपए तक की तो इनकम है, यानी 4 लाख है। इसके ऊपर पोर्टल टैक्स बना रहा है 5%। ये कितना बन गया, 4 लाख का 5% 20,000, यानी 6 लाख रुपए की रेंट इनकम के ऊपर मुझे 20,000 रुपए टैक्स देना होगा। अब हम यहाँ पोर्टल में चेक कर सकते हैं। आपने 6 लाख रुपए इनकम डाली, आप कंप्यूटेशंस में हैं। जब भी आपको देखना है कि मेरा टैक्स कितना बना, आपने पोर्टल के अंदर जाना है कंप्यूटेशंस में। ये देखें पोर्टल ने यहाँ पर 20,000 आपका टैक्स चार्जेबल बना दिया। ये 20,000 आपका टैक्स चार्जेबल है। अच्छा, आपका जो विथहोल्डिंग इनकम टैक्स डिडक्ट हो चुका है एडजस्टेबल, ये आ गया 14,200। नेट आपने 5,800 गवर्नमेंट को पे कर देना है। उम्मीद है आपको ये रेंटल इनकम से रिलेटेड हमारा सेशन समझ में आ गया होगा। अच्छा, रेंटल इनकम के बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट ऑन डेट की। अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक के अंदर, सेविंग अकाउंट में उसने अगर पैसे रखे हुए हैं और बैंक से उसको बैंक डिपॉजिट मिल रहा है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरह से होगी। देखिए ये इंडिविजुअल का फुल एंड फाइनल टैक्स होता है। अगर वो प्रॉफिट बैंक डिपॉजिट पे 5 मिलियन से कम है तो उसके ऊपर रेट है 15%। ये टैक्स ईयर 2019 तक जो है इसका रेट कम था। मैं टैक्स ईयर 2020 की बात कर रहा हूँ। टैक्स ईयर 2020 में अगर आपकी प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट 5 मिलियन से कम है तो उसका टैक्स रेट है 15%। अच्छा, बहुत से लोग इसमें एक सवाल करते हैं, शायद आप लोगों में से भी किसी ने अगर पैसे सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं या आपके किसी रिलेटिव ने या पेरेंट्स ने रखे हुए हैं, तो आप ये देखेंगे कि बैंक जो है ना, अक्सर ये होता है कि बैंक जो टैक्स काट रही है वो 10% काट रही है। बैंक विथहोल्डिंग एजेंट है, पहले उनको जो इंस्ट्रक्शंस थी वो 10% की थी। अब खैर बैंक ने भी 15% शुरू कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल रिसेंटली हुआ है। आज से पहले तक बैंक इसके ऊपर टैक्स काट रही थी 10%। यानी कि अगर मेरी प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम है 3 मिलियन, तो बैंक मेरा उसके ऊपर टैक्स काट रही थी, अगर प्रॉफिट ऑन डेट की मेरी इनकम है 3 मिलियन, बैंक इसके ऊपर मेरा टैक्स काट रही थी 10% के हिसाब से 3 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छा, और मेरा इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो 3 लाख नहीं बनता, वो बनता है 4.5 लाख रुपए, 300 का 15%। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर बैंक ने हमसे, लोग फोन करके सवाल करते हैं कि अगर ये बैंक ने हमारे 3 लाख रुपए काट लिए तो ये तो मेरा फुल एंड फाइनल टैक्स है, मैं इसके ऊपर मजीद टैक्स क्यों दूं। देखिए गवर्नमेंट ने जो स्लैब रखा है वो 15% का रखा है। अगर बैंक आपका कम काट रही है तो आपने अपनी जेब से टैक्स पे करना होगा। अगर देखें, अगर आपके 3-4 बैंकों में अकाउंट है और सबसे आपको अलग अलग, आपके सब जगह सेविंग अकाउंट है और सबसे आपको अगर इनकम आ रही है, 4 बैंकों में अगर आपके अकाउंट है, ठीक है, और सबसे एज्यूम कर लेते हैं कि आपको हर बैंक से जो इनकम आ रही है वो आ रही है 1.5 मिलियन।
ठीक है, बैंक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चारों से आपकी इनकम कितनी हो गई? जब मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा टोटल 6 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर बन गया 6 मिलियन। ये मेरी हो गई टोटल इनकम बैंक डिपॉजिट की, प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट। अच्छा, ये जो हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं और ये जो कोर्स है, अच्छा इसका फ़ायदा ये है कि देखिए ये जो जितनी भी सारी जो आपके पास वीडियोस आ रही हैं सब रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। आप अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप सारी वीडियोस एक साथ ही देखें, एक एक करके, एक एक ऐड करके हमने इसको ब्रेक कर दिया है। सैलरी से रिलेटेड जो हमारी वीडियो है वो अलग है, जो रिटर्न एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट की वीडियो है वो अलग है, बैंक ट्रेडिंग से रिलेटेड अलग है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वीडियो हमने अलग बनाई है। तो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और अलग अलग वीडियोस देख के आप अलग अलग इनकम्स की जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर सकें। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप इनको सबको एक साथ देखें, एक वक्त में एक देख ली फिर आप दूसरे वक्त में दूसरी वीडियो देख लें, या अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप किसी वीडियो को वापस देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है और अगर आप अपना हमसे डिस्कशन करना अगर चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह अपना जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर कर लेंगे आपसे, HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर लेंगे। हमारी ईमेल आईडी है info@hmconsulting.base, ये हम आपसे शेयर कर लेंगे। तो अगर आपके से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, और अगर आपने ये कोर्स अटेंड किया है और अगर आप टैक्स से रिलेटेड फाइलिंग आपकी समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप खुद फाइल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल या कंसल्टेंट से ही फाइल कराएं, और आप अगर हमारी फर्म को जो है वो प्रेफर करते हैं और आप हमारी फर्म से अगर रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं और अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो इंशाल्लाह हमारी जो फाइलिंग की फ़ीस होती है इंशाल्लाह उसमें हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे अगर आपने हमारा ये कोर्स अटेंड किया हुआ है। आप इस कोर्स का हमें रेफरेंस दे देंगे कि मिर्चा चावला से आपने जो है ये कोर्स अटेंड किया था, तो हम इंशाल्लाह उसमें आपको कंसेशन आपको हमारी फ़ीस के अंदर मिल जाए। और अगर आप खुद फाइलिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद फाइलिंग करें, और अगर आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप हमसे ईमेल के थ्रू या हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी शेयर हो जाएँगी, नंबर पे आप मैसेज करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने 4 अलग-अलग बैंकों में मिसाल के तौर पे अकाउंट रखा है और आपकी टोटल जो प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉज़िट है वो बन गए 6 मिलियन, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बैंक अगर अब आपका 15% भी टैक्स होल्ड कर रहा है, डिडक्ट कर रहा है, तो बैंक ये समझ रहा है कि आपकी जो इनकम है वो 5 मिलियन से कम है और बैंक उसकी बेसिस पे आपका 1.5 मिलियन के ऊपर 15% भी अगर टैक्स काट रहा है। बैंक को तो नहीं पता कि आपने जो है वो दूसरी बैंकों में भी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है। आपने 4 बैंकों में अलग-अलग की हुई है, चारों बैंकें चलें अगर मिसाल के तौर पर 10 नहीं काट रही, अभी हम ये सोच लेते हैं कि बैंक पूरा 15 का 15 ही काट रही है। तो चारों बैंकें आपका क्या टैक्स काट रही होंगी? चारों बैंकें आपका ये टैक्स काट रही होंगी, 2,25,000, ठीक है। चारों बैंकों ने मिला के आपका टैक्स काट लिया 9 लाख रुपीस, 6 मिलियन की इनकम पे। अच्छा, लेकिन आपको जो टैक्स देना है वो 9 लाख नहीं देना, ये आपको 5 मिलियन के ऊपर जो है वो देना है 15%, ये बन गया 7,50,000। और जो 5 मिलियन से अबव यानी कि जो आपकी जो नेक्स्ट 1 मिलियन है उसके ऊपर आपको जो टैक्स देना है वो देना है 17.5%, यानी कि ये 1 मिलियन के ऊपर बन गया 1,75,000। तो आपको जो नेट टैक्स देना है गवर्नमेंट को, आपका जो टैक्स कटा है वो 9 लाख कटा है और आपको टैक्स देना है 9,25,000 रुपए। तो 25,000 रुपीज आपको खुद गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके बैंक ने टैक्स काट लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो बैंक ने काट लिया वो फुल एंड फाइनल है। अगर वो स्लैब के तहत कटा हुआ है तो वो फुल एंड फाइनल बैंक ने काट लिया, ठीक है, आप पोर्टल के ऊपर डिक्लेयर कर दें। लेकिन अगर आपका बैंक ने काटा है और इस स्लैब से कम काटा है या आपके अलग अलग अकाउंट है और बैंकों को तो मालूम नहीं है और उन्होंने जो है वो 15% के हिसाब से विथहोल्ड किया है और आप 20% वाले स्लैब में फॉल कर रहे हैं, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आपको खुद साल के एंड में पोर्टल पे जब अपनी ये इनकम डिक्लेयर करेंगे तो आपको ये टैक्स खुद अपनी जेब से पे करना होगा। तो आपने देख लिया ये 3 स्लैब हैं। अगर आपकी 5 मिलियन से कम रेंटल इनकम है तो आप 15% टैक्स दे दें, 5 मिलियन से ऊपर हैं और 25 मिलियन से कम है तो ये 17.5% का रेट है, और अगर 25 मिलियन से भी आपके ऊपर है बैंक डिपॉजिट जो कि
बहुत ही कम लोगों की इतनी रेंटल इनकम ये बैंक इनकम होती है प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट की, तो उसके ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो लगेगा 20%। लेकिन ये फाइनल स्लैब है, ये इस स्लैब में बहुत ही कम लोग फॉल करते हैं। ज़्यादातर लोग ये 5 मिलियन से अंडर वाले स्लैब में फॉल करते हैं, और बैंक का जो टैक्स विथहोल्ड कर रही होती है वो 10% के हिसाब से कट रही होती है, और लोग समझते हैं कि यही टैक्स मैंने गवर्नमेंट को आगे दे दिया, बस ये मेरा फुल एंड फाइनल टैक्स है। लेकिन ये इसका जो स्लैब रेट है वो लास्ट ईयर बढ़ चुका है। इसके ऊपर 10% जो अगर आपका बैंक ने काट लिया, तो बाकी 5% आप खुद अपनी जेब से जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे उस टाइम पे कर रहे होंगे। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जो एक सबसे बड़ी इनकम लोगों की जो आती है वो आती है कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन चाहे वो प्रॉपर्टी के ऊपर हुआ हो उनको, या अंडर सेक्शन 37A को अंदर हुआ हो, यानी इसमें ज़्यादातर जो है वो शेयर्स होते हैं लिस्टेड कंपनी के। ये दो मेजर कैपिटल गेन की इनकम लोगों की होती है। अच्छा, जो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी कि एक तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, अगर मेरी प्रॉपर्टी और अगर मैंने रेंट के ऊपर दे दी तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। अच्छा, जो कैपिटल गेन है वो मेरा फुल एंड फाइनल टैक्स होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, इसके लेकिन दो अलग अलग स्लैब हैं। इसको गवर्नमेंट ने जो है वो दो हिस्सों में इसको जो है वो बाइफरगेट किया हुआ है। जो प्रॉपर्टी है मेरी, एक ये है कि मैंने ओपन प्लॉट लिया और मैंने उसको बेच दिया। एक ये है कि मैंने ओपन प्लॉट लिया, उसके ऊपर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की और फिर उसको सेल कर दिया। उसकी दोनों की जो टैक्सेबिलिटी है उसके रेट अलग अलग हैं। दोनों टैक्सेबल हैं, लेकिन दोनों के जो टैक्सेबिलिटी के जो रेट हैं वो अलग अलग हैं, और उनके जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिन पे वो टैक्सेबल होंगी वो भी अलग अलग हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर मैंने कोई ओपन प्लॉट लिया है, अगर मैंने कोई प्लॉट लिया और साल के तौर पर मैंने एक प्लॉट लिया है 1 मिलियन का ओपन प्लॉट, इस ओपन प्लॉट को अगर मैं पहले ही साल बेच देता हूँ, मैंने 1 जनवरी को लिया और फेब में जाके मार्च में जाके मुझे पता लगा कि मेरा जो इसके ऊपर छक्का लग गया है और ये इस प्लॉट की वैल्यू हो गई है अब 2 मिलियन, और मैं इसको बोलता हूँ अपने ब्रोकर को कि इसको सेल कर दो। मैंने इसको सेल कर दिया 2 मंथ्स के अंदर ही 2 मिलियन का, तो जो मेरा पूरा का पूरा जो गेन होगा इसके ऊपर, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। यानी पूरा जो 1 मिलियन है इसके ऊपर मुझे टैक्स देना होगा 15% के हिसाब से। ये मेरा पूरा जो 1 मिलियन है ये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने प्लॉट लिया जैन के अंदर, और मैंने इसको 2 मिलियन का भेजा, लेकिन मैंने इसको भेजा 2 साल के बाद। ये मैंने लिया जैन 19 में और अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ जैन 2021 में। अब मुझे इसमें गेन तो जो है 1 मिलियन ही हो रहा है, लेकिन इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी। ये जो 1 मिलियन जो मेरा गेन है, इसका 75% जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये देखें, 7.5 लाख रुपए जो मेरा गेन हो जाएगा ये टैक्सेबल हो जाएगा। जो 2,50,000 का जो गेन होगा ये मेरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना होगा, इसके ऊपर मुझे टैक्स देना होगा। और अगर ये प्लॉट मैंने लिया जनवरी 19 में और प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई, अब मैं बैठा हुआ हूँ कि कब इसकी जो है वो वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं इसको जो है वो सेल आउट करूँगा। और साल के तौर पे अब 10 साल हो गए और उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10 साल लगे, 10 साल तक मैं वेट करता रहा कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं इसको बेच दूँगा। 10 साल बाद जाके इसकी वैल्यू बढ़ गई, 2 मिलियन हो गई और मैंने इसको 2 मिलियन का सेल कर दिया। अच्छा, मुझे इसमें जितना भी गेन हुआ है, ये 1 मिलियन का जो मेरा गेन हुआ है इसके ऊपर, इसमें से कोई भी गेन मेरा टैक्सेबल नहीं होगा। ओपन प्लॉट अगर मुझे उसको मेरा होल्डिंग पीरियड 8 साल से ऊपर हो जाए तो उसके ऊपर मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो मेरा पूरा का पूरा गेन एग्जाम्प्ट है। अगर 8 साल से कम होगा तो उसके अलग अलग स्लैब हैं। अगर 1 साल के अंदर बेच दिया तो पूरा 100% टैक्सेबल है। 1 से 8 साल के बीच में जो भी हमने केस देखा था 75% टैक्सेबल होगा, यानी 1 मिलियन के गेन में से 7.5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा और 2.5 लाख रुपए 0.25 मिलियन जो है वो मेरा गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसी को सिनेरियो को हम कवर करते हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर। मैंने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले ली, जनवरी 19 के अंदर ली, और इसको मैंने 1 साल के अंदर जनवरी 20 में बेच दिया। ये मैंने 1 साल में बेच दी। अच्छा, जो
कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अप टू 1 ईयर है, उसमें दोनों में सिनेरियो बराबर है, चाहे वो ओपन प्लॉट हो और चाहे वो कंस्ट्रक्टेड हो, दोनों में पूरा 100% जो गेन है वो टैक्सेबल है। ये 15% के हिसाब से टैक्सेबल होगा, यानी 1 मिलियन अगर मैंने 1 साल के अंदर बेच दिया तो मेरे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर जो गेन है 1 मिलियन का, ये पूरा का पूरा 1 मिलियन टैक्सेबल होगा, इसके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो अप्लाई होगा। ठीक है, अगर ये मैंने प्रॉपर्टी यानी को मैंने बेंगलोर लिया है और उसको लिए हुए मुझे 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो उसमें भी यही है कि मेरा 1 मिलियन का 75% जिस तरह ओपन प्लॉट में था वो टैक्सेबल होगा, यानी 7.5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, इसके ऊपर टैक्स का रेट अप्लाई होगा। 2.5 लाख रुपए जो उसके अलावा गेन है वो मेरा 25% गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, जो तीसरा केस है उसमें जो है वो दोनों में डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अगर मैंने ये ली हुई है 1 मिलियन की, और अगर ये मैंने 3 मिलियन की भी बेच दी, 3 मिलियन की मैंने सेल कर दी, ठीक है, लेकिन ये मैंने जनवरी 2019 में ली थी और मैंने बेच दी जनवरी 2025 के अंदर, यानी 6 साल में मैंने इसको सेल कर दिया। तो जो पूरा का पूरा जो 2 मिलियन का गेन है मेरा, ये जो मैंने 2 मिलियन जो मैंने इसके ऊपर गेन अर्न किया है, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा ये प्लॉट होता तो ये वो 8 साल तक टैक्सेबल होता, लेकिन अगर मेरा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, कोई बेंगलो है, वो मैं बना के बेच रहा हूँ, तो ये 4 साल अगर इसको हो गए तो 4 साल के बाद ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट ने इन दोनों में फर्क क्यों रखा है? फर्क इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है प्लॉट में ट्रेडिंग को। जो लोग प्लॉट में ट्रेडिंग कर करके आप देखते हैं, लोग बोलते हैं हमारा छक्का लग गया, ब्रोकर जो है वो रेट कितने बढ़ा देते हैं। आप डीएचए सिटी वगैरह, बेरिया वगैरह में देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो ओपन प्लॉट है 10 लाख के प्लॉट 30 लाख के हो गए, 40 लाख के हो गए, 50 लाख के हो गए 6 महीने के अंदर, साल के अंदर। और तो उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों से ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है उसके लिए जो है ओपन प्लॉट का स्लैब जो है वो अलग रखा है। और अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग जो है खुद प्रॉपर्टी लें, बिल्डर्स जैसे हैं वो लें, उसके ऊपर घर बनाएं और फिर बेचें, तो उनका टैक्स स्लैब परसेंटेज गवर्नमेंट ने कम रखी है। अगर आपने मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी ली और 3-4 साल आपको लगता लग गया बनाने में, उसको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो गई, वो फिर आपने अगर उसको 4 साल के बाद सेल किया, तो आपको जो भी गेन होगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट गेन है, गवर्नमेंट उसके ऊपर आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। ये गवर्नमेंट एक तरह से इंकरेज कर रही है कि लोग प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आए, और दूसरा ये कि जो ओपन प्लॉट के ऊपर जो ट्रेडिंग की जाती है उसको गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाह रही है। अच्छा, ये जो मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये अगर मैंने सेल कर दी तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? इसकी भी टैक्सेबिलिटी जिस तरह अभी हमने रेंटल इनकम में डिस्कस किया था कि जो इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो एक्यूरल बेसिस पे होगी, रिसिप्ट बेसिस पे नहीं होगी। मैंने प्रॉपर्टी ली, मैंने चाहे वो, क्योंकि प्रॉपर्टी का आपको पता है कि पैसे जो है वो बिल्कुल कभी कभी स्लो स्लो भी आते हैं। अगर बड़ी प्रॉपर्टी हो तो ये एक्यूरल बेसिस पे होगी। जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी उस उस उसको देखा जाएगा उसकी बेसिस के ऊपर। अगर वो मेरी प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है तो मुझे उसका कैपिटल गेन उस साल देना पड़ेगा, पूरा का पूरा वो टैक्सेबल होगा। रिसिप्ट बेसिस पे नहीं जाएगा, चाहे पैसे मुझे 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, ये गवर्नमेंट का मैटर नहीं है। अच्छा, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी मुझे मिली है और तो उसकी टैक्सेबिलिटी को कैसे पता लगेगा कि प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे टैक्स देना है कि नहीं देना? अगर मुझे कोई कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की फॉर्म में मिली है, गिफ्ट की फॉर्म में मुझे अपने पेरेंट से कोई गिफ्ट मिल गया, तो उसका ऐसा मतलब नहीं है कि मेरे पेरेंट ने 1 साल पहले प्रॉपर्टी लेके मुझे गिफ्ट कर दी है तो ये प्रॉपर्टी उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी गई है तो उसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इनहेरिटेंस में मिल गई है, किसी को विरासत में अगर प्रॉपर्टी मिल गई है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं आएगा। या अगर एओपी थी, एओपी जो है वो डिसॉल्व हो गई है और एओपी जो है वो टैक्स देती हुई आ रही थी और उसका एक एसेट था, बिजनेस एसेट था, कोई प्रॉपर्टी थी एओपी की, यानी पार्टनरशिप फर्म थी 3-4 लोगों की, वो कोई बिजनेस कर रहे थे, टैक्स दे रहे थे, उससे उन्होंने जो है वो एसेट्स, बिजनेस एसेट्स लिए थे, और कोई प्रॉपर्टी थी, अगर वो पार्टनरशिप खत्म हो रही है और वो डिसॉल्व हो रही है और उसको जो एओपी के जो एसेट्स हैं वो भी डिसॉल्व हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, अब देखें, दो हम ये हमने डिस्कस कर लिया कि कैपिटल गेन मुख्तलिफ तरह के होते हैं। उसमें जो मेन जो 2 कैटेगरियां हैं वो ये है कि मेरा कैपिटल गेन हो गया प्रॉपर्टी के ऊपर, और दूसरा मेरा कैपिटल गेन जो हो गया वो मेरा हो गया शेयर्स के ऊपर। लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, ये 2 मेजर तरह के गेन्स होते हैं। अच्छा, फिर जो प्रॉपर्टी है उसको हमने 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर लिया, एक ओपन प्लॉट है, एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। इसको मैंने 2 हिस्सों में क्यों बाइफरकेट किया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन प्लॉट के ऊपर टैक्सेबिलिटी अलग है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेबिलिटी अलग है। अगर दोनों में से कोई भी हो और अगर मैं 1 साल के अंदर बेच दूंगा
ट्रेडिंग पर्पस के लिए लूंगा तो दोनों की टैक्सेबिलिटी पूरी 100% होगी। लेकिन अगर मैंने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 4 साल के बाद बेची तो उसके ऊपर मेरे को कोई टैक्स नहीं देना। जबकि ओपन प्लॉट अगर मैंने 8 साल के अंदर अंदर बेचा तो वो टैक्सेबल होगा, 8 साल के बाद जाके उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, फिर हमने डिस्कस कर लिया कि अगर गिफ्ट वगैरह की कोई प्रॉपर्टी हो तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। अच्छा, और अगर फिर मैंने दूसरी जो कैटेगरी है वो है मेरी कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर मेरे पास कोई लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं और अगर वो मैं सेल करता हूँ तो उसके ऊपर मेरी टैक्सेबिलिटी क्या बनेगी। अच्छा, इसका जो 2020 का स्लैब है वो बहुत ही आसान है। वो ये कि अगर मैंने कोई भी शेयर लिया और अगर उसको 5 साल से पहले बेच दिया है, कोई शेयर 100 रुपए का लिया और मैंने उसको 5 साल से पहले पहले 200 रुपए का, 300 रुपए का, जितने का भी बेच दिया है, अगर 5 साल के अंदर बेच दिया है तो वो मेरा 15% गवर्नमेंट मेरा उसमें से टैक्स काट लेगी। जिस भी ब्रोकर के पास आपका सब अकाउंट है उसी के लेजर में से, आपके लेजर में से वो टैक्स हर महीने डिडक्ट हो जाएगा। 15% अगर 5 साल से पहले पहले बेच दिया, 5 साल के बाद बेचा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, और ये टैक्स की कैलकुलेशन होती कैसे है? ये टैक्स की कैलकुलेशन गवर्नमेंट की एक कंपनी है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये खुद इसकी कैलकुलेशन करती है। और जो उसके ऊपर जिस का टैक्स डिडक्ट होता है, जिस भी शेयर होल्डर का, जिस भी इन्वेस्टर का जो टैक्स डिडक्ट होता है, उसकी उसको साल के एंड में एनसीसीएल की एक सर्टिफिकेट मिल जाती है कि आपका इस साल इतना टैक्स, इतना गेन बना, कैपिटल गेन, उसमें से इतनी अमाउंट टैक्सेबल में चली गई, यानी 15% टैक्स की, और इतनी अमाउंट पर कैपिटल गेन नहीं लगा। अच्छा, वो अमाउंट जिसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगा, वो क्यों नहीं लगा? वो इसलिए नहीं लगा कि वो शेयर्स मेरे 5 साल से पुराने हैं और वो एग्जेम्प्ट है कैपिटल गेन टैक्स से, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो 5 साल के अंदर मैंने शेयर्स बेचे हैं उनके ऊपर जो है कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। अच्छा, और अगर आपके ब्रोकर अकाउंट में जो है आपके पैसे पड़े हैं, आपने शेयर्स लिए और बेच दिए और वो पैसे ब्रोकर अकाउंट में पड़े हैं, तो ब्रोकर उसी में से काट के आपका जो टैक्स की अमाउंट बनेगी 2000, 5000, 10,000 जितनी भी है, वो लेजर बैलेंस आपका मंथली के हिसाब से ब्रोकर एनसीसीपीएल में वो पे कर रहा होगा। और आपको अगर चेक करना है कि ब्रोकर ने जो पेमेंट की है वो आपकी जितनी डिडक्ट ब्रोकर से हुई है वही है, तो साल के एंड में आप नेशनल क्लियरिंग कंपनी के ऑफिस भी जा सकते हैं या ब्रोकर को भी बोल सकते हैं, वो आपको नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान का टैक्स सर्टिफिकेट दे देगा। ये इससे बड़ी आसानी हो जाती है, आपको कैपिटल गेन टैक्स खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता लग जाएगा मेरे इतने शेयर्स पे इतना कैपिटल गेन हुआ है, और वो आप सर्टिफिकेट के थ्रू आराम से जो है वो रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं उसकी बेसिस। देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ वो पोर्टल में किस तरह शो होगी। ये देखें, इसके अलग अलग स्लैब आ रहे हैं, 10%, 12.5%, 15%। अच्छा, 10% और 12%, 12.5% ये पहले होता था, कैपिटल गेन टैक्स पहले 10 था, फिर 12.5 हुआ। अब जो कैपिटल गेन टैक्स का रेट है वो है 15%। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखेंगे आप एक चीज नोट करेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स सिक्योरिटीज 37 है, ये 0% भी आ रहा है। अगर मैंने कोई शेयर लिए हैं जो 5 साल से ऊपर हो गए तो मैं उसका सारा गेन यहाँ डाल दूंगा, उसके ऊपर मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे 5 साल से पुराना टैक्स शेयर्स हैं उनके ऊपर गेन हुआ है 2 लाख। ठीक है, उसके ऊपर मेरा टैक्स कुछ भी नहीं कटा, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ने कोई भी टैक्स नहीं काटा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखेंगे वो भी इसको 2 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं काट रहा, 0 लिख रहा है। अच्छा, बाकी मेरे 15% वाले हैं, इसमें मेरा गेन हुआ है 3 लाख साल का। ऐसे आजकल जो स्टॉक मार्केट के हालात है, इतना गेन साल का 5 लाख रुपए मुश्किल है किसी को हो रहा हो। लेकिन अगर किसी को हो गया, नसीबदार आदमी है, स्टॉक मार्केट में उसने कमा लिया है, तो उसका इतना टैक्स एनसीसीएल काट लेगी। 3 लाख रुपए के ऊपर 15%, ये मेरा टैक्स कट गया 45,000। पोर्टल ने अपनी कैलकुलेशन भी करके बता दी कि देखें ये टैक्स यही बनता है, 45,000 ही बनता है। तो ये मेरा कैपिटल गेन टैक्स कट के मुझे नेट अमाउंट मुझे मिल जाएगी। और ये पोर्टल पे आप आराम से खुद ही अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 ही फील्ड हैं, एक कैपिटल गेन उन शेयर्स पे होगा जो 5 साल से पहले के हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। दूसरा कैपिटल गेन उन शेयर्स पे होगा जो 5 साल के अंदर के हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ी आसानी है कि इसमें 2 ही जो है वो टैब्स हैं। एक वो कैपिटल सिक्योरिटीज जिनको 5 साल से ऊपर हो गए, जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और दूसरी वो सिक्योरिटीज जो
5 साल से अंदर हैं उनके ऊपर 15% आपने टैक्स पे कर दिया। ठीक है, ये पोर्टल ने खुद ही 45,000 कंप्यूट कर दिया। ये आपका NCCPL ने भी 45,000 काटा हुआ, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो पूरी 5 लाख रुपए की इनकम है, ये वाइट इनकम है, ये आप पोर्टल में डिक्लेयर कर दें, ये आपकी वेल्थ में ऐड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक जो और हमारी इनकम है वो है शेयर से ही पर्टेन करती है, वो है डिविडेंड इनकम। अच्छा, डिविडेंड इनकम के भी 2 टैक्स रेट्स हैं। डिविडेंड इनकम अगर तो आपने किसी पावर कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे हब पावर है, कैपको है, अगर उससे आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट से, तो वो टैक्सेबल होगा 7.5% के ऊपर। ये जो टैक्सेबल रेट होंगे वो आपके वारंट के ऊपर लिखे हुए होंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी और लिस्टेड कंपनी से आपको डिविडेंड आ रहा है, कोई ऑटो की कंपनी है, कोई केमिकल की कंपनी है, तो उनके ऊपर जो आपको डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर आपका टैक्स जो है जो कट रहा होगा वो 15% होगा। अच्छा, ये आपका फुल एंड फाइनल टैक्स है। ये आप डायरेक्ट जाके पोर्टल में अपनी इनकम दिखा सकते हैं और अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टैक्स रेट है, बहुत से लोगों को जो है मसला ये आता है कि उनका जो है वो डिविडेंड वारंट ट्रेस नहीं हो रहे होते हैं। उनको पता नहीं होता मेरे बैंक में पैसे कब आए, मेरे वारंट्स कहाँ गए, मेरे वारंट नहीं मिल रहा है मुझे। अब तो खैर वो फिजिकल वारंट्स का चक्कर भी खत्म हो गया, वारंट्स आपको ईमेल पे आते हैं, तो वारंट ईमेल पे भी लोगों को ट्रेस नहीं हो रहे होते। अच्छा, इसके लिए अगर आपका ब्रोकर का सब अकाउंट है तो उसके लिए सीडीसी ने एक बहुत ही आसान तरीकेकार बना दिया है। वो ये है कि आप सीडीसी की वेबसाइट पे जाएँ, आपका सीडीसी अकाउंट है कि नहीं है उससे कोई मसला नहीं है। वहाँ पर एक आप अपना ई डिविडेंड रजिस्टर सीडीसी पे अवेलेबल होता है, उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। कुछ बेसिक डिटेल्स सीडीसी आपसे लेता है, सीएनआईसी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, और आपका एक सब अकाउंट की तरह एक सीडीसी एक टेम्पररी कह लें एक अकाउंट क्रिएट कर देता है। अच्छा, वहाँ पर जो है उस अकाउंट के ऊपर जब आप अपना लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ पर आपके जो ई डिविडेंड रजिस्टर अवेलेबल होता है, वो अगर आपने ई डिविडेंड रजिस्टर अवेलेबल कर दिया, उसमें डेट लिख दी जुलाई 2019 से 30 जून 2020, तो आपके साल साल में जिन जिन कंपनियों के ऊपर आपको जो जो डिविडेंड मिला है, उसके ऊपर जो जो टैक्स लगा है, किस अकाउंट में आपके गया है, पूरी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी। तो ये जो समरी है जो सीडीसी ने बना दी है, ये बहुत आसान है। अगर आपका ब्रोकर सब अकाउंट है और अगर आपको अपने वारंट ट्रेस नहीं होते तो आप सीडीसी की वेबसाइट पे जाके ये कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर समझ में आए तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं या सीडी से भी पूछ सकते हैं कि ई डिविडेंड रजिस्टर जो है ये मैं अपना किस तरह ऑनलाइन निकाल सकता हूँ, या आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और फिर अगर आप खुद फाइलिंग कर रहे हैं तो खुद, या अगर कंसल्टेंट से करवाना है तो उसको आपने रजिस्टर दे दिया, उसकी बेस पे वो आराम से आपकी जो डिविडेंड इनकम है उसके ऊपर जो जो टैक्स कट चुका है उसकी कैलकुलेशन कर लेगा। उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है वारंट जमा करने की, बैंक में पता लगा बैठ के। कुछ लोग ऐसे करते हैं, हमारे पास आते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट में बैठ के जो है वो क्रॉस कर रहे होते हैं कि ये जो, हाँ ये क्रेडिट जो है, हाँ ये मेरा डिविडेंड का है, ये वाला मेरा क्रेडिट डिविडेंड का है। तो बहुत से लोग कह रहे से पहले हम भी ऐसे ही करते थे, अब जो है ये रजिस्टर की ई डिविडेंड रजिस्टर जो सीडीसी ने बना दी है उससे बड़ी हेल्प हो गई है, बहुत आसानी हो गई, और साल की डिविडेंड इनकम निकालना भी इससे बहुत आसान हो गया। अच्छा, अब ये ई डिविडेंड रजिस्टर आपने ले लिया, उसमें सारी जो कंपनीज है उनके जो भी नाम होंगे उनके नाम आ रहे होंगे, ग्रॉस डिविडेंड कितना है वो आ रहा होगा, जो आपका टैक्स कटा है वो आ रहा होगा, और नेट डिविडेंड आपको कितना मिला वो आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको पोर्टल पे किस तरह डालेंगे वो हम देख लेते हैं कि आइरिस पोर्टल पे डिविडेंड कैसे डलता है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो आ रही हैं, या जो रिसिप्ट डिडक्शन आ रही है, यहाँ पर आप डाल कर रख दें, अदर रिसिप्ट के अंदर डाल देंगे जो भी डिविडेंड आया होगा, टोटल जो डिविडेंड होगा वो आप यहाँ डाल देंगे। और फिर जैसे अगर आपको पावर कंपनी से आया है 7.5% का आया है 2 लाख रुपए, और बाकी आपको है 3 लाख रुपए, आपकी टोटल ये इनकम हो गई 5 लाख रुपए। अच्छा, अब ये पोर्टल को पता नहीं है यहाँ पर कि ये आपकी फुल एंड फाइनल है, ये आपको आपको लेकिन पता है कि आपकी फुल एंड फाइनल इनकम है, आपने यहाँ से उठाई और ये इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में खुद ही डाल दी, ताकि पोर्टल्स के ऊपर अलग से इसको एनटीआर में ना ले, टैक्स ना बनाए। ठीक है, देखिए अब ये नॉर्मल टैक्स इनकम नहीं है, ये जीरो कर दिया उसने। अच्छा, और जो आपका डिविडेंड कटा है, आप ये पोर्टल यहाँ यहाँ तो आपने दिखा दिया कि मेरी इनकम है। अब ये पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि आपकी डिविडेंड इनकम है, यहाँ जो आ रहे हैं टैक्स चार्जेबल में, फाइनल फिक्स टैक्स में, यहाँ देखे जाके अलग अलग स्लैब बने हुए हैं। डिविडेंड सेक्शन 50 एट 7.5 एट 10 एट 12.5 एट 15। अच्छा, ये जो 10 एंड 12.5 है ये पहले सालों में होते थे, आज से 2-3 साल पहले जो है वो जो पिछली हुकूमत थी PMLN की, उन्होंने जो है वो उसमें जो है स्टार्ट में जो उनकी गवर्नमेंट के शुरू के सालों में जो है वो रेट 10% था, फिर उन्होंने उसको 12.5 कर दिया था, फिर आखिरी 2 सालों में शायद उन्होंने उसको 15 कर दिया था। पावर कंपनीज का पहले भी 7.5 था, अभी 7.5 है। जो पावर कंपनी का डिविडेंड है वो आप यहाँ डाल देंगे,
जैसे अभी हमने ऊपर देखा 5 लाख टोटल इनकम दिखाई 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बनता है 15,000। अच्छा, ये तो आपका फुल एंड फाइनल कंपनी आपका काट के दे रही होगी, आपको उसका कोई टैक्स जमा नहीं कराना, वो कंपनी आपका बिल्कुल एक्यूरेट टैक्स काट के दे रही होगी। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो खैर वो आपको डबल, ये मैं आपको टैक्स रेट जब बता रहा हूँ जब आप फाइलर हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर तो आपका टैक्स ज़्यादा कट रहा होगा। तो हम फाइलर नॉन फाइलर के फ़ायदे नुकसान पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक नुकसान ये भी है कि आपका टैक्स हर जगह जो है वो डबल लगता है। अच्छा, बाकी आपकी 3 लाख की इनकम जो है वो डिविडेंड से परटेन करती है 15% वाले, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स बन जाएगा 45,000। अगर आपकी डिविडेंड इनकम है और अपना रिटर्न भरना चाह रहे हैं, देखिए बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया। आपने सीडीसी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से ई डिविडेंड रजिस्टर डाउनलोड करना है, वो आपको सारी कंपनियों के नाम, उनसे कितना ग्रॉस डिविडेंड है, कितना नेट आया, वो आपको बता देगा। फिर आपने क्या करना है, एक्सेल पे जाके लिखना है, जो कंपनियों का 7.5% वाला है उनको अलग कर देना है, जो उनका 15% डिविडेंड है उनको आपने खुद अलग करना है। ये वो सीडीसी के रजिस्टर में नहीं हुआ होगा, उसने तो सारी कंपनियों के लाइन से लिखे होंगे, बीच में कहीं 7.5 भी आ रहे होंगे, 15 भी आ रहे होंगे, 7.5 भी आ रहे होंगे, 15 आपने अलग करना है। 7.5 वालों की टोटल इनकम डिविडेंड के फोल्डर में आगे यहाँ डाल देनी है, 15 वालों की जो है आपने यहाँ डाल देनी है, उनके अगेंस्ट जो टैक्सेस हैं कटे हैं वो यहाँ डाल देने हैं, वो खुद ही 7.5 ही पहले से कंपनी ने काटे हुए होंगे। ये आपका डिविडेंड से रिलेटेड, अगर आपकी खाली डिविडेंड इनकम है और आप पोर्टल पे रिटर्न भरना चाह रहे हैं तो ये आपका बहुत आसानी से आप अपना रिटर्न भर सकते हैं। फिर इससे आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वीडियो सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि वेल्थ हम अपनी किस तरह जो है वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, वेल्थ की रिकॉन कैसे बनती है और वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह फाइल होती है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे सेशन में। ठीक है, आपके बहुत आसान तरीका है, अपनी डिविडेंड इनकम सारी की सारी आपने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, तो अभी हमने जो है वो 3-4 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देख ली। एक तो पहले हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हम बड़ा आसान, मैंने आपको बता दिया, 4 मिलियन से कम है तो आपकी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, फाइनल है, आपने यहाँ डालनी है। पोर्टल खुद ही जितनी भी इनकम है वो आपने यहाँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाके डाल दी, पोर्टल उसको खुद ही फाइनल टैक्स कर देगा और उसका रेंट का जो रेंटल इनकम पे जो टैक्स बनता है वो कैलकुलेट कर देगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपके बैंक डिपॉजिट हैं, बैंक डिपॉजिट पे बैंक ने आपका 10% काटा हुआ होगा, आपको अगर 15% काटा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपने वो स्लैब मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से आपने देखना है कि आप किस स्लैब में फॉल करते हैं। 15% वाले में फॉल करते हैं तो 15% वाले में उसमें से जो आपका टैक्स बैंक काट चुका है वो आपने एडजस्ट कर देना है, बाकी जो रिमेनिंग टैक्स है वो खुद आपने पे कर देना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने डिस्कस कर लिया कैपिटल गेन का, ठीक है। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आपका सिक्योरिटी पे 5 साल से ऊपर है तो वो 0 वाले स्लैब में फॉल चली जाएगी, 5 साल से अंदर है तो वो 15% वाले स्लैब में आपने अपना कैपिटल गेन डाला। ये भी आपको नेशनल क्लियरिंग कंपनी की जो सर्टिफिकेट है उससे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, उसमें सब लिखा होगा कितना टैक्सेबल है कितना एग्जाम्प्ट है, आपने सिर्फ पोर्टल पे जाके डाल देना है। ठीक है, इसी तरह डिविडेंड की अभी हमने बात कर ली। डिविडेंड अगर आपका 7.5% वाला है तो आपने इधर से स्लैब में डाल दिया, और अगर आपका 15% वाला है तो आपने उसको 15% वाले स्लैब में डाल दिया। तो डिविडेंड से रिलेटेड बहुत ही आसान है कि आप अपना रिटर्न फाइल कर दें। अच्छा, इसमें हम एक और इनकम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे, वो है अगर किसी की रेमिटेंस या फॉरेन सोर्स इनकम है। अच्छा, अगर आपकी जो फॉरेन सैलरी होती है, अगर आप किसी कंपनी के लिए, ये पता नहीं एम्प्लॉयमेंट में डिस्कस हुआ नहीं हुआ इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि अगर आपकी सैलरी है, अगर आप किसी कंपनी को सर्विस दे रहे हैं और वो सैलरी आपको बाहर से मिल रही है, फॉरेन कंपनी की तरफ से अगर आपको कोई सैलरी मिल रही है, और अगर जो है आप पाकिस्तानी रेसिडेंट है, पाकिस्तान में रहते हैं, तो अगर उसके ऊपर आपका जो है उन्होंने टैक्स काट लिया है, चाहे वो कितना भी काटा हो, 5% और 10% हो, तो फिर आपको उस इनकम के ऊपर पाकिस्तान में कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने उसके ऊपर टैक्स नहीं काटा है तो वो आपको उसको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा, पाकिस्तानी स्लैब रेट के हिसाब से, जो पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट में जो भी स्लैब बनेगा आपकी सैलरी पे उसके हिसाब से। अच्छा, एक ये है कि आपको रेमिटेंस आया, कुछ लोग है रिलेटिव, अगर आपके भाई बहन अम्मी अब्बू में से कोई बाहर रहता है, अगर आपको कोई भी ब्लड रिलेटिव है
वो अगर पाकिस्तान से बाहर रहता है और अगर आपको कोई रेमिटेंस भेजता है तो वो आप पूरा का पूरा रेमिटेंस जो है वो आपका वाइट पैसे हैं, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो रेमिटेंस पोर्टल पे किस तरह रिकॉर्ड होता है वो हम वेल्थ स्टेटमेंट में कवर कर लेंगे। जब हम वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे उस टाइम ये देख लेंगे कि वो जो रेमिटेंस की अमाउंट है वो पोर्टल के ऊपर किस तरह डलती है, ठीक है। लेकिन वो जो रेमिटेंस अगर आपको किसी भी ब्लड रिलेटिव से आया है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका पूरा का पूरा टैक्स से एग्जेम्प्ट है। अच्छा अच्छा, जो हमने अब मुख्तलिफ सोर्स ऑफ इनकम डिस्कस कर ली, कुछ ऐसी इनकम है जो फाइनल है, जैसे डिविडेंड इनकम है, फाइनल है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी फाइनल है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज ये आपका फाइनल है। इनके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं देना, जो आपका टैक्स कट गया कट गया। अच्छा, लेकिन आपका सैलरी के ऊपर आपने टैक्स देना है, बिजनेस इनकम है उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। अगर मेरी सैलरी इनकम भी है, बिजनेस इनकम भी है, और मैं आज साल के एंड में अपना अगर टैक्स कंपटीशन कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है और उसके ऊपर मेरा कौन सा स्लैब लगेगा। देखिए, हमने आपसे पहले भी ये स्लैब डिस्कस किए थे, ये अलग अलग स्लैब है। पहले जो है वो स्लैब एक ही थे, लेकिन टैक्स ईयर 2020 में जाके ये पीटीआई गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल्स के स्लैब्स को चेंज कर दिया है। सैलरी का स्लैब अलग हो गया है और बिजनेस इनकम का स्लैब अलग हो गया है। सैलरी के स्लैब में 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, बिजनेस इनकम के स्लैब में 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 4 लाख रुपए के बाद टैक्सेबल है। अच्छा, अब अगर मेरी दोनों इनकम है, मैं सैलरी भी अर्न करता हूँ और मैं अपना बिजनेस भी पार्ट टाइम करता हूँ। आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट है, सैलरी वाले लोग जो है साथ में रात को बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और ऑफिस में बैठ के भी जो है वो ऑनलाइन बिजनेस ही चल रहा होता है। सैलरी तो मिल नहीं रही होती है, साथ में ऑनलाइन बिजनेस ऑफिस में बैठ के भी चल रहा होता है। फेसबुक पे ऑर्डर आ रहे होते हैं और वो रात को घर से बैठ के फिर वो डिस्पैच हो रहे होते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज चल रही है आजकल। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा अपनी पढ़ाई करें और फिर जॉब पे फोकस करें, लेकिन ये बहुत से लोग जो है वो ये हरकतें कर रहे हैं आजकल। अच्छा, अब मुझे कैसे पता लगेगा, देखिए इंडिविजुअल और सैलरी का स्लैब तो अलग अलग है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि अगर मैं सैलरी भी कमा रहा हूँ और बिजनेस इनकम भी कर रहा हूँ तो मुझे टैक्स किस रेट पे देना है। क्योंकि पोर्टल तो एक ही है, टैक्स रेट कैसे पता लगेगा मेरा कौन सा है। या मैं इंडिविजुअल सैलरी का जो स्लैब है वो सैलरी का अलग स्लैब है, इंडिविजुअल का अलग स्लैब है, तो सैलरी की जो कमाई है उसका रेट टैक्स सैलरी के हिसाब से दे दूं, और जो ट्रेडिंग इनकम की है उसका टैक्स सैलरी ट्रेडिंग इनकम के हिसाब से दे दूं। तो देखें, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी एनटीआर इनकम है तो एक ही इनकम है, दोनों मिला के आपकी जो नॉर्मल टैक्स इनकम है वो एक ही रेट पर टैक्सेबल होगी। अब वो कैसे पता लगेगा कि कौन सा रेट होगा, वो किस स्लैब में फॉर्म जो दो स्लैब हैं इनमें से मैं किस स्लैब में आऊंगा, बिजनेस वाले स्लैब में आऊंगा, इसको बोलते हैं सैलरीड इंडिविजुअल स्लैब। मैं सैलरीड इंडिविजुअल वाले स्लैब में आऊंगा या नॉन सैलरीड वाले स्लैब में आऊंगा, ये कैसे पता लगेगा। देखिए, टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का स्लैब, ये 4 लाख वाला। और जो 6 लाख वाला है इसको हम सैलरीड इंडिविजुअल का स्लैब बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो दोनों की मिला के जो नॉर्मल टैक्स इनकम है वो कितनी है। इसको एक सिनेरियो से समझ लेते हैं, बहुत आसान है, कोई टेंशन की और घबराहट की बात नहीं है। अगर आप इसको वीडियो को 2 दफ़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर मेरी सैलरी की इनकम जो है वो है साल की 7 लाख रुपीस, ठीक है। बिजनेस इनकम है, यानी ऑनलाइन से जो काम जो मैं कर रहा हूँ फेसबुक पे जो ऑफिस में बैठे बैठे हो रहा है, उससे मेरी इनकम है 3 लाख रुपीस, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी टोटल इनकम बन गई, ये बन गई 10 लाख रुपीस, ठीक है। 10 लाख रुपीस बन गई। मेरी सैलरी इनकम कितनी है, 70% है। 10 लाख का 7 लाख सैलरी इनकम मेरी 70% हो गई, ठीक है। 70% अगर मेरी सैलरी इनकम है तो मैं फॉल करूंगा नॉन सैलरीड के ब्रैकेट में। मेरे ऊपर जो टैक्सेबिलिटी लगेगी वो नॉन सैलरीड वाला स्लैब मेरे ऊपर लगेगा। आप बोलेंगे सर ये क्यों, मेरी तो ज़्यादा है। वो इसलिए है कि अगर आप 75% से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है सैलरी इनकम, तो फिर आपके ऊपर नॉन सैलरी वाला स्लैब लगेगा। अगर 75% से कम है तो आपके ऊपर बिजनेस इनकम वाला स्लैब लगेगा। यानी ये जो मेरी 10 लाख रुपए की इनकम है मैं इसके ऊपर इस रेट से टैक्स दे रहा हूँ। पहले 4 लाख पे कुछ नहीं, फिर 5 लाख रुपए यानी 6 लाख रुपए तक के ऊपर मैं दे रहा हूँ 10,000 रुपए, और 6 लाख से 10,000, 4 लाख रुपए के ऊपर 40,000 रुपए, यानी मैं 50,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ। अगर मेरी सैलरी इनकम, मेरी टोटल इनकम 10 लाख रुपए है और उसमें से बिजनेस इनकम जो है, सैलरी इनकम जो है वो 70% है।
अगर मेरी सैलरी पर्सन, इसी सिनेरियो को ले लेते हैं, अगर मेरी सैलरी जो है वो 8 लाख रुपीज होती है, 7,60,000 होती है, ठीक है ना, ये बड़ा आसान सिनेरियो कवर करना। और बिजनेस इनकम है 2,40,000, टोटल इनकम मेरी वही 10 लाख रुपए है। लेकिन इस केस में मेरी सैलरी इनकम की टोटल परसेंटेज कितनी हो गई, 10 लाख का 7,60,000 यानी 76%। तो मेरे ऊपर जो स्लैब लगेगा वो सैलरीड इंडिविजुअल वाला स्लैब लगेगा। ये टैक्स रेट की स्लैब हम आपको दे देंगे आपकी आसानी के लिए, ताकि आप कैलकुलेट कर लें। अब मेरे ऊपर जो स्लैब टैक्स रेट लगेगा वो सैलरीड इंडिविजुअल का स्लैब रेट लगेगा, ठीक है। इसका बहुत आसान है, आप अपनी टोटल नॉर्मल इनकम देखें, नॉर्मल इनकम एफटीआर की इनकम को शामिल ना करें, नॉर्मल टैक्स इनकम आपकी कितनी है वो ये चेक कर लें, ठीक है। एफटीआर से जो इनकम पर्टेन करती है, डिविडेंड, कैपिटल गेन, वो सब अलग करके, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, उसको भी अलग कर दें। उसके अलावा जो आपकी सैलरी और बिजनेस से जो इनकम पर्टेन करती है, उसमें से आप देख लें कि वो सैलरी इनकम आपकी टोटल इनकम की कितनी, नॉर्मल टैक्स इनकम की कितनी परसेंट है। दोबारा बता रहा हूँ, नॉर्मल टैक्स इनकम की, टोटल टैक्स इनकम की नहीं, उसमें तो एफटीआर भी आ जाएगा। अगर नॉर्मल टैक्स इनकम की अगर आपकी परसेंटेज 75 से ज्यादा है, चाहे वो 75.01 ही क्यों ना हो, तो आपके ऊपर सैलरी का स्लैब लग जाएगा। क्योंकि सैलरी का स्लैब आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है, उसमें टैक्स कम है, इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारा टैक्स सैलरी के स्लैब पे ही लगा रहे। और अगर आपकी बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम 75% से 75% या उससे कम है, 75% और लेस, अगर पूरी 75 भी है तो भी आप सैलरीड इंडिविजुअल का आपके ऊपर रेट नहीं लगेगा, आपके ऊपर नॉन सैलरीड का रेट लगेगा। लेकिन 75% से 0.1 भी ज्यादा हो गई तो फिर आपकी टोटल इनकम जो है वो सैलरी इनकम कहलाएगी, और आपको सैलरी इंडिविजुअल के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स देना होगा। ये हमें कैलकुलेशन पोर्टल पर चेक भी कर लेंगे, आप करा के दिखा देंगे कि इसका टैक्स रेट कैसे बनता है। लेकिन ये पहले आपको समझने के लिए है कि अगर 75% से ज्यादा मेरी इनकम सैलरी से है, तो टोटल नॉर्मल इनकम की, तो मेरे ऊपर सैलरी का रेट लगेगा, और 75% या उससे कम है तो मेरे ऊपर नॉन सैलरी वाला रेट लगेगा। नॉन सैलरी वाला रेट के ऊपर टैक्स ज्यादा है, लोगों की कोशिश होती है कि उनके ऊपर, अगर वो सैलरी अर्न कर रहे हो साथ में बिजनेस इनकम भी अर्न कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सैलरी का टैक्स ही लगे। अच्छा दोस्तों, अब हमने जो है वो आपसे सारी इनकम की जो जितनी भी सोर्सेज हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम है, बिजनेस इनकम है, वो पहले डिस्कस की थी। आज के वीडियो सेशन में हमने सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जितनी भी है वो डिस्कस कर ली। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको सबको एक्यूमुलेट करके वेल्थ इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो डालना सिखाएंगे, और उससे उसके जरिए से फिर उसको वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह कंपाइल होगी उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले समझ में आ जाए कि मेरी इनकम कितनी फॉर्म्स की होती हैं, और उनके ऊपर जो है मेरी टैक्स कैलकुलेशन किस तरह होती है। तो ये हमने आज सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपसे डिस्कस कर ली। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें सारी इनकम को कंपाइल करके पोर्टल पे डाल के आपको दिखाएंगे उनकी टैक्सेबिलिटी किस तरह होती है, और फिर उससे हमारी वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह जनरेट होती है। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।